I was given one day's time to leave गुवाहाटी। गुवाहाटी हाई कोर्ट से आपको पटना हाई कोर्ट आपका ट्रांसफर कर दिया गया और आपको सुप्रीम कोर्ट आपका प्रमोशन रोका गया। उसके बाद में गोगोई साहब पढ़ गए कि चीफ जस्टिस नहीं बनने दूंगा इसको। अगर मैं चीफ जस्टिस नहीं बनूंगा, मेरे अंदर कोई खराबी होगी, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट क्यों ले जाएंगे? हाँ। नहीं ले जाएंगे। हाँ। तो उस पर उन्होंने जो है वो गए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस ठाकुर, तीरथ ठाकुर साहब को उन्होंने बोला। तो ठाकुर साहब ने उन्हें एक चिट्ठी लिखा गोगोई साहब को, वो रिकॉर्ड पे है कि आपने जो ऐसा बोला और तो आपके पास कोई मटेरियल है। तो गोगोई साहब ने राइटिंग में दिया कि मटेरियल कैसे हो सकता है, यानी कि आप मेरे खिलाफ बोले कि मैं कम्युनल हूँ, आप मेरे खिलाफ बोले कि मैं ब्राइब्स लेता हूँ और आपके पास कोई मटेरियल नहीं हो और आप मुँह ज़बानी आप मेरा करियर ख़राब कर देंगे। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ठाकुर साहब को बोला इसको शिलोंग ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो क्रक्स इस बात का ये हुआ कि आपको सुप्रीम कोर्ट भी प्रमोट नहीं किया गया था। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जज हो सकते थे, लेकिन आपको प्रमोट नहीं किया गया। लेकिन इसके पीछे तो ये पॉलिटिकल डिसीजन लग रहा है, ये कोई कम्युनलिज्म की कोई बात आपको लगती है इसमें, या सीबीआई के खिलाफ फैसला देने पर ऐसा? नहीं, सीबीआई के खिलाफ फैसला देने की वजह से, क्योंकि मेरा डिनायल जो है वो मोदी गवर्नमेंट के टाइम में हुआ और उसके बाद फिर नज़ीर साहब को बनाया गया जी। जो काफ़ी नीचे थे कर्नाटका हाई कोर्ट में। आपसे नीचे थे वो? हाँ, मुझसे तो नीचे थे कि बिकॉज आई वाज द सीनियर मोस्ट मुस्लिम जज इन द कंट्री। ओके। मेरे तो आपका प्रमोशन तय था कि आपको जाना था सुप्रीम कोर्ट? मुझे तो जाना तक क्लियर, नहीं जाने के लिए सारी कुछ किए गए, लेकिन आपको रोक लिया गया। मुझे रोक दिया गया और बाद में बदर साहब को भी रोका गया। और जस्टिस कुरैशी की जो हालत की गई, दर बदर उनको किया गया एक जगह से दूसरी जगह। तो इसके पीछे आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल डिसीजन कि आपने जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे जो फैसला चाहते थे वो नहीं दिया, या आप अगर जस्टिस अंसारी ना होकर जस्टिस शर्मा होते तो आपके साथ यही हाल होता? शायद नहीं होता। ये हो गया कि मुझे मेरा बोलना बंद हो गया, मैं बोल नहीं सकता था, इतना असर हो गया मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, जब मैं रिटायर होने के बाद आया, उसी वजह से फिर पीजीआई में दिखाया मैंने, फिर उन्होंने कुछ टेस्ट किए, कुछ एक्सरसाइजेस दिए, तब मैंने दोबारा बोलना शुरू किया। नहीं तो मैं एक डेढ़ घंटे बैठा रहता था, लोग आते थे बात करते थे, मैं कुछ हाँ यहाँ बस, इससे ज़्यादा नहीं बोलता था। इनक्लीज टेंशन ही नहीं होता था कि बोलूँ। आप सदमे की वजह से, आपको इस प्रमोशन के ना मिलने से इतना सदमा हुआ कि आपकी आवाज़ बंद हो गई। जावेद अंसारी साहब, ये मुझे बताइए कि जब आप जज हुआ करते थे पटना हाई कोर्ट में, तो कैसा माहौल था? क्योंकि अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ, हो सकता है आपने खुद भी सुना हो। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट जज के साथ जो हो रहा है, एक महिला जज हैं तबस्सुम खान, उन्होंने 14 तथाकथित गौरक्षकों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उसके बाद उनकी जान को खतरा है, उनको बाकायदा धमकियाँ मिल रही हैं, उनके फैसले को पलट देने के लिए एक राष्ट्रीय कैंपेन चलाया जा रहा है, बाकायदा टीवी चैनल उनके खून के प्यासे हो रहे हैं। क्या ऐसा ही था जब आप पटना हाई कोर्ट के जज थे? किस साल की बात हुई? मैं तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में भी जज था, ये मामला बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं लगता था कि आप जो है, देखिए फैसला जो जज देता है वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हो नहीं हो, ये प्रेशर जज के ऊपर हमेशा से रहा है और रहेगा। नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक नया पॉडकास्ट और कुछ नई चिंताएं। जी हाँ, आज भारत में जिस तरह का माहौल है, पिछले लगातार 12 साल से हम देख रहे हैं, एक समुदाय को लगातार कानूनी तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, वो है भारत का मुसलमान। अभी नई नई कोशिश ये हो रही है कि कानूनी तौर पर मस्जिदों को, दरगाहों को, मदरसों को ढाया जा रहा है। कभी कहा जाता है कि ये पुलिस थाने की ज़मीन पर बनी थी मस्जिद, इसलिए ढा दिया जाएगा। कभी कहा जाता है कि इसने एनक्रोच किया, यानी अतिक्रमण किया हुआ है ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर, इसलिए ढा दिया जाएगा। मुस्लिम बस्तियों को भी निशाना बनाया जा रहा है, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। किस तरह से वो मुसलमान जिसमें से बेशतर लोग बेहद गरीब हैं, कैसे अदालतों के जो ऊंचे पायदान हैं वहां तक कैसे पहुंचें, कैसे गुहार लगाएं, क्या करें आखिर? और खासकर ऐसे दौर में जबकि हमारी जुडिशरी भी
सरकारी भाषा बोल रही है। जुडिशरी में भी बहुत से ऐसे जज शामिल हो गए हैं जो कहीं न कहीं मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं या सांप्रदायिक नीतियाँ अपनाते हैं, सांप्रदायिक फैसले करते हैं। इन तमाम मुद्दों को समझने के लिए, इन पर चर्चा करने के लिए कि आखिर मुसलमान करे तो करे क्या, मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान उस स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। जस्टिस अंसारी साहब चीफ जस्टिस रह चुके हैं पटना हाई कोर्ट के। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब यहाँ आने के लिए स्टूडियो में। सबसे पहले तो मैं यही आपसे समझना चाहती हूँ कि जिस दौरान आप चीफ जस्टिस थे पटना हाई कोर्ट के और अब जो आप देख रहे हैं जुडिशरी का हाल, क्या फ़र्क देखते हैं? वो बहुत डिफरेंट है. What is called paradigm shift, that's what we are witnessing. हमने कभी सोचा नहीं था कि जुडिशरी में ऐसा दिन भी आएगा, क्योंकि देखिए आरएसएस आज तो नहीं है, बहुत दिनों से है. हिंदू जो परिषद है वो भी बहुत दिनों से है. विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, जो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है. पहले लोग बोलते हुए हिचकिचाते थे, और इसी तरह लोग तब भी हिचकिचाते थे अगर वो किसी जमात इस्लामी से कनेक्टेड हो. बिकॉज inside our home, outside by our home I don't mean a Muslim home, Hindu and Muslim both. You were secular and you indicated that we are secular. कि मैं आपसे अभी एक ओवरऑल जो एक नेशनल पिक्चर उभर रही है, मैं उस पर बातचीत करना चाहती हूँ. आप ये कह रहे हैं कि तस्वीर बहुत बदल गई है उस दौर में जब बदल आप गई है, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा कि कोर्ट्स कोई साइड लेने लगेंगे जजेस के ऊपर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो. मतलब कभी सोचा ही नहीं कि मैं कौन से धर्म का हो, ना कोई दूसरा जज सोच रहा है कि वो किस धर्म का है. केसेस तो सबके ही डिसाइड होते थे, पहले ये फीलिंग नहीं थी. अब सिचुएशन काफ़ी बदल गया है. अब ऐसे डिसीजन आने लगे हैं कि लगता है कि ये क्योंकि ये मुस्लिम का केस है इसलिए ऐसा डिसीजन होगा. ये बहुत बड़ा, ये बिल्कुल इट्स अ डिनायल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट ओनली फ्लाउटिंग, इट्स थ्रोइंग अवे द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर मैं आपकी बात को ठीक से समझ रही हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि आज जिसे न्याय का मंदिर हम कहते हैं भारत में, भारत की जो एक सांस्कृतिक भाषा है उसके मुताबिक, वहाँ पर आज कुछ जज ऐसे हैं या बहुत से जज ऐसे हैं जो कि धर्म देखकर फैसले कर रहे हैं. क्या आपको लगता है कि जो जुडिशरी से फैसले आ रहे हैं उसमें सांप्रदायिकता नज़र आ रही है, कम्युनलिज्म आपको नज़र आ रहा है? ये मुझे नहीं बोल सकता कि सारे के सारे लोग चाहते हुए ये कर रहे हैं. हो सकते हैं नहीं भी चाहते वो ये यही कर रहे हैं जो आप बोल रही हैं, कि वो दिखाते हैं कि हम सांप्रदायिक हैं. ऐसा नहीं कि वो नहीं दिखाना चाहते. अब तो खुल के बात हो रही है ना. अदरवाइज ये जो मध्य प्रदेश वाले केस है, ये तो किसी भी तरह से इट्स एन एब्सर्ड डिसीजन, हो ही नहीं सकता. मध्य प्रदेश में जो तबस्सुम खान वाला नहीं, जो एक मस्जिद वहाँ थी ना, हाँ, मौला अली, ये पता नहीं जी. क्या नाम था उसका फैसला तो किसी भी लिहाज से वो एक कानून का फैसला नहीं बोला जिसको जा सकता. भोजशाला कहा गया, भोजशाला और मौला अली मस्जिद. यस. जी, अब बताइए हमें इसमें क्या खराबी है जजमेंट में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसका इंडिकेशन यही है कि दिस फार एंड नो फर्दर. आज तक जो हो गया बाबरी मस्जिद समेत, उस कंट्रोवर्सीज को हम डील करेंगे, लेकिन इसके बाद इस लाइन में और कोई रिलीजियस प्लेसेस के लिए कोई डिस्प्यूट, कोई कंट्रोवर्सी रेज नहीं की जाएगी. और इसको लोगों ने माना भी. अब ये हो रहा है जैसे चंद्रचूड़ साहब ने कर दिया, ये तो सबको पता है अभी कि उन्होंने बोल दिया इसमें रिसर्च के लिए तो स्कोप है, आप सर्वे कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि यहाँ मॉस्क था या मंदिर था, दरगाह था या नहीं था. तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप एट द एंड ऑफ द डे रिसर्च करके क्या करेंगे, वो भी तो कोर्ट को सोचना होगा ना क्या करेगा.
बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं और ये बहुत मुझे लगता है साधारण और बात है, बुनियादी बात है कि आप सर्वे करके उस सर्वे के नतीजे का क्या करना चाहते हैं। इसका मतलब आप उस खास जगह को विवादित बनाना देना चाहते हैं, कंटेंशियस बना देना चाहते एग्जैक्टली, हैं। यही इसीलिए बार बार ये चीज़ें की जा रही है जहाँ नहीं होना चाहिए. आई एम वेरी सॉरी टू से that in the case of this mosque, which has been said to be a Gaushala, the court has erred immensely और इग्नोर कर रहे हैं. जैसे कि वहाँ एक बोलते हैं कि सरस्वती का एक मूर्ति मिली जो सरस्वती की नहीं है. ठीक है, और ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये जैनिज्म या जैन मंदिर का है. और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी. अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी. आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते. पर कोर्ट ने बोल दिया कि जैनिज्म जो है वो हिंदुइज्म का ही पार्ट है, which is not correct. Jainism is not a part of Hinduism. Hinduism is entirely different from that of Jainism. तो ये बोलना कि ये भी उनकी मूर्ति है, ये नहीं हो सकता. It cannot be in. तो अब तो बाकायदा वहां पे पूजा पाठ हो रहा है, वो तो बाकायदा डिक्लेयर हो चुकी है. हाँ, डिक्लेयर हो गया है. हाँ. दूसरा है कि आपके ऊपर है कि ये 15th of January 1947 is the end date. तो आप रिसर्च करके उसके आपको तो डिस्प्यूट ये डिसाइड करना है कि 15 अगस्त 1947 में ये था कि नहीं था. Till the time you reject or throw away places of worship act, you will go by that act, and that act does not allow you to go beyond 15th of August 1947. तो आप क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? 15 अगस्त 1947 को जो प्लेस ऑफ वर्शिप, जो धर्म स्थान जगह थी, वही बनी रहेगी. लेकिन मुझे तो हैरानी नहीं होगी कि कल को जो मोदी सरकार है वो संसद में एक अमेंडमेंट ले आए और फिर इसको खत्म कर दे. इस बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकती है. और शायद एक वक्त ऐसा भी आएगा अगर कंट्रोल नहीं हुए कि ऐसा ही हो जो आप डर रही है, बता रही है. नहीं, और ये कानून तो बेकार हो चुका है. तो ये कानून अगर है या नहीं है, फर्क क्या पड़ता है? नहीं, फर्क तो पड़ता है. आप जब कोई चीज़ इलीगल करते हैं हाई कोर्ट लेवल पे तो छुप सकता है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट पे जब जाते हैं तो इंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग एट यू. इसीलिए तो वहाँ इंग्लैंड में हमारे सीजीआई गए तो वहाँ भी पूछ लिया बच्चों ने. आज के दिन में इंटरनेट इतना स्ट्रांग है, आप भाग नहीं सकते. यू मे बी थिंकिंग आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मैंने यहाँ बोल दिया और मुझे बाहर नहीं कोई है, बाहर भी पूछा जाएगा आपको. दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे. फोकस ऑफ अटेंशन इज ऑन यू. बड़ा जरूरी चीज तो है. आप ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश जैसा जो मामला आया, या फिर अभी अयोध्या के बाद फिर काशी और मथुरा के भी सारे केसेस खुल गए हैं, वहां भी सर्वेज हो रहे हैं, ये सब कुछ भी हो रहा है. तो मुझे ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि ये जज जो फैसले दे रहे हैं या केसों की सुनवाई कर रहे हैं, ये कानून की किताब पढ़कर नहीं बल्कि राजनीति और धर्म की किताब, सांप्रदायिकता की किताब पढ़कर ये फैसले दे रहे हैं? इतना दूर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि देखिए एक चीज़ हमें समझना चाहिए. एक अमेरिकन जज ने बोला है सुप्रीम कोर्ट के, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के, वी आर सुप्रीम नॉट बिकॉज वी आर इनफॉलेबल. हम सुप्रीम हैं इसलिए नहीं कि हमसे गलती नहीं हो सकती है. वी आर ऑल्सो फॉलेबल. इसीलिए जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का गोल्डन जुबली हुआ था, उस किताब का नाम था सुप्रीम बट नॉट इनफॉलेबल. उसमें आपका सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट था जो इमरजेंसी के टाइम में आया कि फंडामेंटल राइट्स स्टैंड सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी. इसका मतलब कल को आपको पुलिस वाले मार भी डाले तो आपको कोई फंडामेंटल राइट नहीं. आपको किसी भी ग्राउंड में अरेस्ट करके अंदर डाल दे, आपका कोई सुनवाई नहीं होगी, बिकॉज यू डोंट हैव फंडामेंटल राइट. सो दैट काइंड ऑफ ए सिचुएशन कैन डेवलप वंस अगेन. जब आप कानून को नहीं मानेंगे और एक जज
कानून को कैसे इग्नोर कर सकता मैं समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज़ ज़रूर है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो अप्लाई नहीं करता है उन प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो, अगर वो ऐसा ही प्रिजर्व मोनूमेंट है तो उसमें ये एक्ट नहीं अप्लाई करेगा। दैट्स ऑल राइट। ये उसमें है शायद ये ऐसा ही जी। तो आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन डिसाइड भी आप करेंगे तो अल्टीमेटली तो आपको ये डिसाइड करना ही होगा ना। तो एक तरीका तो ये हुआ जस्टिस अंसारी कि कहा जा रहा है कि भाई इस मस्जिद के नीचे पहले 300 साल पुराना, 500 साल पुराना, 1000 साल पुराना मंदिर था और इसलिए हम इसको तोड़ देंगे, या अब इसको तोड़ेंगे भी नहीं, वहीं पर सीधे नमाज होती थी पहले, अब पूजा की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन दूसरा तरीका ये अपनाया जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि ये इलीगल जगह पर ये मस्जिद बनी हुई है। आप ये समझें कि बरेली की एक मस्जिद, अभी बीबीसी ने एक पूरी रिपोर्ट दिखाई है जिसमें एक मस्जिद, एक ही गांव में एक ही मस्जिद थी, उस मस्जिद को ढा दिया गया। बाद में पता चला कि वक्फ की ज़मीन पर बनी हुई मस्जिद थी और कहा यह जा रहा था कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन पर बनी हुई मस्जिद है, इसलिए हम उसे तोड़ रहे हैं। एक गांव में एक ही मस्जिद। राजस्थान में हम देख रहे हैं, जी मैं सवाल पूरा कर लेती हूँ। राजस्थान में हम देख रहे हैं कि जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, यानी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद मिलती है, वहां पर मस्जिदें तोड़ दी गई। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी को इस बात का संज्ञान लेना पड़ा और वो ये कह रहे हैं कि चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है जो मुसलमानों के धर्मस्थल हैं उनको, और उनके घर और दुकानों को भी। एक टाइम ऐसा था इंडिया में, बस वर्ल्ड ओवर, कि आप एक कानून बना लें, दैट इज गुड इनफ। फिर उसके बाद ये भी स्टेज आया कि एक कानून का होना ठीक नहीं है, ये भी होना होगा कि वो कानून जो है वो रीजनेबल है, फेयर है, क्या है। तो आप कानून का अगर पालन कर भी रहे हैं तो भी आपको, जैसे बुलडोजर जस्टिस हो गया, आपने एक्ट बना दिया कि हमको जो भी इंक्रोच्ड मिलेगा हम उसको बुलडोज कर, यू विल हैव टू सेटिस्फाई द कोर्ट दिस इज ए फेयर एंड जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीडियर। दैट हमने खुद ही बहुत सारे केसेस डिसाइड किए हैं जिसमें ये होना होगा, नहीं तो वो एक्ट ही चला जाएगा। ऐसा एक्ट कैसे बन सकता है कि सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड कर ले कुछ भी करना है और उसके बाद वो बुलडोज कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे भी दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को एनफोर्स नहीं कर रहा है। अगर एनफोर्स करता तो आज ये हालत नहीं होती, किसको शिकायत भी नहीं होती। क्योंकि कोर्ट ने तो मंदिर मस्जिद नहीं, बल्कि उन्होंने बाकायदा किसी भी डेमोलिशन से पहले ये कहा गया कि पहली बात तो उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा, दूसरे रिहैबिलिटेशन यानी उन लोगों को दोबारा बसाने का जो कार्यक्रम है वो करना पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही है? बिल्कुल हो रही है, इसमें तो कोई मेरे ख्याल में दो राय नहीं हो सकती। हो रहा है और ये तो सुप्रीम कोर्ट ही ठीक करेगा, क्योंकि एक चीज जो जस्टिस चंद्रचूड़ करके गए कि कानून तो वो बना गए कि ये होगा लॉ, ये होगा लॉ, लेकिन उसके वायलेशन को उन्होंने रोकने का कोई कुछ नहीं किया। हर चीज में, जैसे आपको तो पता ही, जैसे वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का केस था, पैसे तो रिकवर नहीं किए। क्यों नहीं किए? आपका इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमीशन सिलेक्ट करने के लिए उस कमेटी में चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं गाइडलाइंस दिया और उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको बना दिया एक्ट। आप तो सो मोटो भी ले सकते हैं ना, पावर तो है आपको, और खास करके सुप्रीम कोर्ट को। आप क्यों नहीं ले सकते कि इज इट इन टर्म्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ आवर ऑर्डर विच पास्ड? व्हाई शुड एनी पर्सन अप्रोच द कोर्ट? आज तो सबसे बड़ा दुख यही है ना कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही ऑर्डर दे रहा है और उसको एनफोर्स भी नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाह रहा है। तो फैसले क्यों दे रहा है? फैसले मजबूरन देना पड़ता है, क्योंकि आप इतना भी कैसे कर सकते हैं कि फैसले भी गलत दें। तो अदालत है तो केस किस सुने जाएंगे और केस सुना जाएगा तो फैसला भी आएगा, लेकिन फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बस कागज पे रहेगा। ये फिक्र होती है आपको जब ये बातें आप सुनते हैं, इस तरह की चीजें, कि कोर्ट अपने ही फैसले को इम्प्लीमेंट कराने की ताकत नहीं है कोर्ट के पास? देखिए, ये बोला जाता था फेमसली
कि वी नाइदर हैव द पर्स नॉर द सोर्ड जस्ट जुडिशरी के लिए, वो तो सही है, लेकिन आज वो हालत नहीं है। यू मे नॉट हैव द सोर्ड बट यू हैव द पावर टू पनिश। आप कैसे पनिश करेंगे? आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जैसे बाबरी मस्जिद गड़ाई गई तो एक सिंबॉलिकल एक घंटे को उसको कल्याण सिंह को दे दिया उसमें, हालांकि वो भी बड़ा कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है वो बोलना बड़ा मुश्किल। 1 घंटे की सजा। हाँ, वो क्या मतलब है? आपने टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, और उस दिन कोर्ट जल्दी उठ रहा था तो आपने ये भी इंश्योर कर लिया। आप अगर देखिए कि बाबरी मस्जिद के केस में कोई मैंने बोलते हुए सुना नहीं है, लेकिन उसमें जो है कल्याण सिंह ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया था कि हम गोली नहीं चलाएंगे कर सेवक पर। तो अगर कर सेवक जो है वायलेंट हो गए, पुलिस के कब्जे से बाहर हो गए, फिर आप क्या करेंगे? वो तो बोल ही चुका था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उसके ऊपर में रिलाई किया? लेकिन भी सरकार तो बर्खास्त की उनकी। नहीं सर, सरकार तो बर्खास्त हुई, तो एग्जीक्यूटिव का था, क्योंकि इतना बड़ा हंगामा हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तो नहीं था कि बिल्कुल ये सिर्फ वो अयोध्या में कन्फाइंड है, एवरीवेयर इट वाज देयर। एंड इन रिएक्शन टू दैट विच नोबडी कैन सपोर्ट, बांग्लादेश में पाकिस्तान में मंदिर तोड़े गए। नहीं तो ये फिर जब हम कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं जुडिशरी में, तो उस वक्त तो 90 के दशक में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो क्या कम्युनलिज्म जुडिशरी में तब से ही था? नहीं, कम्युनलिज्म तो मैं नहीं बोलूँगा, अगर होगा भी तो बहुत मतलब जो है छुपा वेल्ड था, अब की तरह बिल्कुल सामने खुल के आया नहीं था। नहीं तो मुझे फर्क समझाइए आप। लेकिन उस जमाने में जो जजेस थे, क्योंकि उसमें अहमदी का भी है, जस्टिस अहमदी साहब का, उनका है। एक दिन के रात को बहुत फ़ोन आया तो बहुत गुस्से में बोले, मैं अगर चीफ जस्टिस बनता हूँ या नहीं बनता हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा। उसमें ये भी है, जब वो उनको बुलाया गया, क्योंकि उसमें तो 5 जजेस उसमें भी थे, जस्टिस भरूचा नहीं आए थे, 4 जजेस थे, 5 जजेस थे, वो पहुँचे नहीं थे। तो उन्होंने देखा तो वेंकट चलैया और जे.एस. वर्मा मौजूद थे। बोथ ऑफ देम आर रिगार्डेड एज गुड जजेस एंड दे वेर गुड जजेस, वेरी नॉलेजेबल जजेस। तो उन्होंने कहा उनका इंतज़ार कर लिया जाए, तो वेंकट चलैया ने बोला नहीं, अदरवाइज ऑल्सो वी विल डिसाइड इट बाय मेजॉरिटी। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सब्जेक्ट है, और जितना भी आप बाबरी मस्जिद को कुरेंगे उतना ज़्यादा निकलेगा। लेकिन 50 साल चला मुकदमा। हाँ, आज की अगर सरकार होती और आज की जुडिशरी होती तो 1 हफ्ते में तय कर देते कि नहीं ये तो राम मंदिर है, ये बाबरी मस्जिद नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी कि 50 साल मुकदमा चल गया। ये लगता है आपको? तो मुझे बताइए कि फिर आप ये कह रहे हैं, आप झिझक रहे हैं ये कहते हुए कि कम्युनलिज्म नहीं था उस वक्त, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह के ये फैसले हुए, मतलब एक तरह से कोर्ट ने एक गिफ्ट के तौर पर इस सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को ये मंदिर दे दिया, बिल्कुल ठीक उससे पहले जब 2019 का चुनाव होने वाला, 2024 का चुनाव होने वाला, तब तो मंदिर का इनॉग्रेशन भी हो गया और 2019 में ये पूरा कोर्ट का जजमेंट आ गया। क्या आपको लगता है कि बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट था वही एक नज़ीर बना बाकी जजों के लिए, अदालतों के लिए, कि अब ये आम हो गया है कि अदालतें घबरा नहीं रही हैं मंदिर मस्जिद पर फैसले देते हुए? बिल्कुल सही आप रीड कर रही हैं हमारी बात को, क्योंकि अगर बाबरी मस्जिद के जजमेंट को आप देखेंगे, आप लॉयर तो नहीं है, जज भी नहीं है, आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, जो कोर्ट के पास कोई था ही नहीं देने के लिए कि ये मंदिर था और उसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया। मोर सो व्हेन द कोर्ट इटसेल्फ हैज रिकॉर्डेड दैट जो रामलला का मूर्ति था उसे सरप्टिशियसली प्लान किया गया। कोर्ट ने माना है। बाबरी मस्जिद जो तोड़ी गई, दैट वाज आल्सो हीनियस क्राइम बोला कोर्ट ने। कोर्ट ने यह भी बोला कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, इसका कोई एविडेंस नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
को बोल दिया कि ये फाइनल नहीं है. अदरवाइज ऑल्सो वी मस्ट अंडरस्टैंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, whatever they give their opinion is not binding on the court. The facts which they found are relevant, not the opinion. सिर्फ जो उनके तथ्य निकले, फैक्ट्स निकले, सिर्फ वो रेलेवेंट हैं. वो relevant क्या है. सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई फर्क नहीं पड़ता. वो डॉक्टर के ओपिनियन में भी है. डॉक्टर क्या बोल रहा है कि ये किस वजह से मरा, उसका ओपिनियन इतना रेलेवेंट नहीं है. ये है कि उसको क्या फैक्ट्स मिले पोस्टमार्टम करने में, वो फैक्ट्स रेलेवेंट है. उसकी बॉडी में क्या पाया गया. यस यस. तो बाबरी मस्जिद का एक पॉलिटिकल जजमेंट था क्या. मोर और लेस यस. उसमें तो अब हम लोगों को कोई शक नहीं होना चाहिए. सभी लोग ये बोलते भी हैं. लेकिन लग रहा था, मुसलमान सोच रहा था कि चलिए एक मस्जिद दे दी. मैंने नहीं देखा कि 4 लोग भी प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकले सड़क पर कि हमको ये मस्जिद ही चाहिए. सब्र कर लिया मुसलमानों ने, सोचा कि हमने एक मस्जिद दे दी है और इससे हमने शांति या अमन खरीद लिया है. एक तरह का सौदा किया देश की अदालत, संविधान, समाज, सरकार सबके साथ कि ठीक है मस्जिद चली गई कोई बात नहीं है, लेकिन अब शांति हो जाएगी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक बोन ऑफ कंटेंशन या पूरे तरीके से एक फसाद की जड़ बना हुआ था 50-60 साल से ये पूरा मुद्दा. लेकिन वैसा तो नहीं हुआ. एक बार कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसके बाद तो ये पूरा पेंडोराज बॉक्स खुल गया. बिल्कुल सही है. सोचा तो यही था लोगों ने कि अब इसके बाद कुछ नहीं होगा. हालांकि कानून बना देने से तो कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं है. कुछ करना चाहे तो आप कभी भी कानून को मानने से इनकार कर दें, और आपके पास पावर है, आप तो अमेंड भी कर दें. आज भी अमेंडमेंट कर दें. इससे मुझे याद आया कि उसको चाहें तो आप बिल्कुल कानून को एब्रोगेट कर दे, कुछ भी कर दे. जी, मुझे इससे याद आया कि कोर्ट के जजमेंट का हिस्सा तो मस्जिद बनाना भी था. अभी तो अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बना हुआ है, उसमें अभी देखिए आप वहाँ चंदे में चोरी और डकैती की खबरें आ रही हैं. लेकिन मस्जिद का क्या हुआ, कोई खबर है आपको. नहीं, कोई उनका भी कुछ बना तो था, मैं सुना था. क्या हुआ नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं. आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग इन द पब्लिक डोमेन नहीं, ऐसी कि कोई मस्जिद नहीं बनाई बनी जा रही है ऐसा कुछ. जो आखिरी खबर मुझे सुनाई दी थी, कई साल पहले की बात है, वो ये थी कि कोई एक आर्किटेक्ट को बुलाया गया है जिससे ये नक्शा हो सकता है मस्जिद का. लेकिन 2019 से 2026 आ गया, ना हमारे सामने कोई मस्जिद है, ना मस्जिद का कुछ और बनाया गया होता, कोई अस्पताल बना दिया गया होता, कोई स्कूल कॉलेज बना दिया गया होता, वो भी नहीं है. नहीं, वो तो बनाएगा कौन, मुसलमानों को बनाना होगा. कोर्ट तो बनाएगी नहीं, ये गवर्नमेंट तो बनाएगी नहीं. कैसे बनाएगी. तो कोर्ट ने अपने जजमेंट में ट्रस्ट के लिए कहा था कि ट्रस्ट तो मंदिर बनाएगा. और मस्जिद कौन बनाएगा. मस्जिद तो मुसलमान बनाएंगे. जो मस्जिद के लिए जमीन दिया जाएगा वो तो सरकार ने दे दिया. चुकी है. हाँ, उसके बाद तो मुसलमानों को बनाना है. मुसलमान तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं उस जमीन को. देयर इज अ सब्सटेंशियल और रादर साइजेबल पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम व्हिच डू नॉट एक्सेप्ट इट कि हम. और वैसे भी शायद मस्जिद जायज़ नहीं होगी ऐसी ज़मीन पर जो सरकार देती है. अच्छा, आपको अपना खरीद के ज़मीन पर लाना होगा. अपने ज़मीन पर मस्जिद बनाए, अपना खरीद के बनाए. ये इस्लामिक लॉ के हिसाब से ये इस्लामिक लॉ है. अच्छा, आप जावेद अंसारी साहब ये मुझे बताइए कि जब आप जज हुआ करते थे पटना हाई कोर्ट में तो कैसा माहौल था. क्योंकि अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ, हो सकता है आपने खुद भी सुना हो. मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट जज के साथ जो हो रहा है, एक महिला जज हैं तबस्सुम खान, उन्होंने 14 तथाकथित गौरक्षकों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई. उसके बाद उनकी जान को खतरा है, उनको बाकायदा धमकियां मिल रही हैं, उनके फैसले को पलट देने के लिए एक राष्ट्रीय कैंपेन चलाया जा रहा है, बाकायदा टीवी चैनल उनके खून के प्यासे हो रहे हैं. क्या ऐसा ही था जब आप पटना हाई कोर्ट के जज थे. किस साल की बात है ये. मैं तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में भी जज था. वो ये माहौल नहीं था, बिल्कुल नहीं था. ऐसा नहीं लगता था कि आप जो है, देखिए फैसला जो जज देता है वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हो नहीं हो, ये प्रेशर जज के ऊपर हमेशा से रहा है और रहेगा. वो तो हमारे ज़माने में भी था. लेकिन ये है कि सरकार आपको कोई प्रेशर नहीं दे रही थी. यू वेर कंसर्न अबाउट द पब्लिक ओपिनियन कि हमारा जजमेंट कैसे रीड किया जाएगा. आज वो परवाह नहीं है लोगों को.
क्योंकि हम जब ओथ लेते हैं तो हम ओथ लेते हैं विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसाइड थिंग विदाउट फियर और फियर, एफेक्शन और इल विल। बिना भय के और बिना लालच के फैसला दिया जाएगा। और आप कह रहे हैं कि जज परवाह किया करते थे कि समाज पर इसका क्या असर क्या पड़ेगा। असर बिल्कुल होता था। लेकिन आज तो समाज बदल गया है, समाज ही तो बदल गया। जज भी तो बदले, लेकिन समाज भी तो बदला। मैं ऐसा नहीं समझता कि समाज बदल गया। कुछ लोग हैं जो साइजेबल नंबर है, क्योंकि ये गवर्नमेंट तकरीबन 40% लोगों को रिप्रेजेंट करती है, तो 40% लोग तो ऐसे हैं। लेकिन बाकी के लिए तो कोर्ट को सोचना ही होगा ना, उनका क्या होगा। उनको तो बड़ा मुश्किल है बोलना कि वो भी इतने ही कम्युनल है जितने 40% है। और हमारे सामने ऐसा कोई सबूत भी नहीं है कि वो 40% लोग जो इस सरकार को, इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं, उनमें सब सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि वो कम्युनलिज्म में विश्वास रखते हैं। बहुत सारी अलग भी वजह हो सकती हैं जिसके तहत देते हों। तो इन जो जज साहिबा हैं, तबस्सुम खान, इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, जिनको धमकियां मिल रही हैं, उनके खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है, और मैंने एक आवाज नहीं सुनी किसी हायर कोर्ट की, जज की या वकील की या बार एसोसिएशन की, जिसने कहा हो कि हम तबस्सुम खान के साथ खड़े हैं। जस्टिस जावेद अंसारी साहब, हमने अभी 3 जजों का जिक्र किया कि कीमत तो अदा करनी पड़ेगी अगर आप डरेंगे नहीं। आपको कभी महसूस हुआ कि आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ? डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ। ऐसा है कि मैं, जस्टिस अमिताभ रॉय और जस्टिस रंजन गोगोई, वी आर ऑल फ्रॉम गुवाहाटी हाई कोर्ट। माय पेरेंट हाई कोर्ट इज गुवाहाटी हाई कोर्ट। और हम तीनों का अपॉइंटमेंट में 6-8 महीने का डिफरेंस रहा। गोगोई साहब हम लोग में सीनियर थे। अमिताभ रॉय गोगोई साहब से भी बार में सीनियर था, लेकिन जस्टिस गोगोई पहले बन गए जज। चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हुई तो गोगोई साहब ने बहुत ख़राब रोल प्ले किया। उसकी बहुत सारी वजह थी। उसमें एक वजह ये थी कि गोगोई साहब, एक केस हुआ था जिसमें एक लोली पेड BSNL employee was subjected to an investigation by CBI। तो उसमें सवाल ये उठा कि क्या CBI एक कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बॉडी है। रंजन गोगोई साहब ने ये फैसला सुनाया कि हाँ है, वैलिड बॉडी है। वो अपील में आया, तब तक वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके थे। तो आया तो ऑटोमेटिकली कांग्रेस का ज़माना था, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा तो था कि ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल बनेगा अगर जजमेंट वो हुआ जो गोगोई साहब ने नहीं दिया है। तो उस पर फिर हमने हमारे यहाँ बहुत अच्छे एक लॉयर थे, निलय दत्ता, सीनियर एडवोकेट थे, उनको मैंने एमाइकस क्यूरी बनाया। सो एमाइकस हिसाब से उन्होंने बोला कि नहीं, अभी तक कोई जजमेंट नहीं है जिसमें ये इशू डिसाइड हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला जा रहा था, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आ रहे थे, कि भाई ये ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर है। उसका कारण ये था, देयर हैव बीन मेनी डायरेक्शंस बाय द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम on the CBI, on the functioning of CBI, but there was never a question raised whether CBI is a constitutionally valid body or not. This was the case where it was first time raised. So then we were bound to decide it. वो डिसीजन हुआ और अल्टीमेटली वो जजमेंट मैंने ही लिखा। वो हिसाब का जजमेंट रिवर्स हो गया आपके जजमेंट के बाद। जी। अच्छा। हमने ये बोला कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बॉडी नहीं है। उस पर बड़ा हंगामा मचा। उसके फौरन बाद मुझे हाई कोर्ट से मूव आउट कर दिया उस फैसले के बाद से। हाँ, डिसीजन पहले ही हो चुका था, मुझे पटना जाना है, लेकिन मुझे, आई थिंक आई वाज गिवन 1 डेज टाइम टू लीव गुवाहाटी हाई कोर्ट से आपको पटना हाई कोर्ट आपका ट्रांसफर कर दिया गया, और आपको सुप्रीम कोर्ट आपका प्रमोशन रोका गया। उसके बाद में गोगोई साहब पढ़ गए कि चीफ जस्टिस नहीं बनने दूंगा इसको। अगर मैं चीफ जस्टिस नहीं बनूंगा, मेरे अंदर कोई खराबी होगी, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट क्यों ले जाएंगे। नहीं ले जाएंगे। तो उस पर उन्होंने जो है वो गए
और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस ठाकुर, तीरथ ठाकुर साहब को उन्होंने बोला। तो ठाकुर साहब ने उन्हें एक चिट्ठी लिखा गोगोई साहब को, वो रिकॉर्ड पे है कि आपने जो ऐसा बोला और तो आपके पास कोई मटेरियल है। तो गोगोई साहब ने राइटिंग में दिया कि मटेरियल कैसे हो सकता है, यानी कि आप मेरे खिलाफ बोले कि मैं कम्युनल हूँ, आप मेरे खिलाफ बोले कि मैं ब्राइब्स लेता हूँ और आपके पास कोई मटेरियल नहीं हो और आप मुंह ज़बानी आप मेरा करियर ख़राब कर देंगे। तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ठाकुर साहब को बोला इसको शिलोंग ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो फिर जब ये मैटर, जैसे ठाकुर साहब ने मुझे बताया, उन्होंने ये प्रपोजल लेके कॉलेजियम में गए। तो कॉलेजियम ने बोला नहीं, इतने दिनों से हमने उनको पटना में रोक रखा है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, वी विल नॉट सेंड हिम टू शिलोंग, ही विल बी मेड चीफ जस्टिस इन पटना, क्योंकि पटना एक बड़ा हाई कोर्ट था। तो गोगोई साहब चाहते नहीं थे कि मैं पटना का चीफ जस्टिस बनूं। तो आपसे नाराज हुए आपके सीबीआई जजमेंट उसके बाद में जब ये हुआ तो कुछ छुट्टियां थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किस वजह से। तो अटॉर्नी जनरल मेंशन्ड इट बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट हिज रेजिडेंस। जो सदाशिवम थे वो बाहर से आए हुए थे मद्रास से, जिस दिन पहुंचे उसी दिन घर पे उनके मेंशन किया गया, उन्होंने स्टे कर दिया। फिर दूसरी बार ये जब उठा तो गोगोई साहब खुद बेंच पर थे, उनको नहीं होना चाहिए था, उनको अपने आप को रिक्रूज करना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं किया। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ही हैज़ नॉट पार्टिसिपेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट में बेंच पे होता है, तो अगर दो में से एक जज नहीं पार्टिसिपेट करता है तो न्यू बेंच बनना होगा, लेकिन उसी बेसिस पर आज तक वो कंटिन्यू कर रहा है। कितने साल हो गए, तकरीबन 2013। तो क्रक्स इस बात का ये हुआ कि आपको सुप्रीम कोर्ट भी प्रमोट नहीं किया गया। फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट में जज हो सकते थे, लेकिन आपको प्रमोट नहीं किया गया। लेकिन इसके पीछे तो ये पॉलिटिकल डिसीजन लग रहा है, ये कोई कम्युनलिज्म की कोई बात आपको लगती है इसमें, या सीबीआई के खिलाफ फैसला देने पर ऐसा? नहीं, सीबीआई के खिलाफ फैसला देने की वजह से, क्योंकि मेरा डिनायल जो है वो मोदी गवर्नमेंट के टाइम में हुआ और उसके बाद फिर नजीर साहब को बनाया गया जी, जो काफी नीचे थे कर्नाटक हाई कोर्ट में। आपसे नीचे थे वो? हाँ, मुझसे तो नीचे थे कि बिकॉज आई वाज द सीनियर मोस्ट मुस्लिम जज इन द कंट्री। ओके। मेरे तो आपका प्रमोशन तय था कि आपको जाना था सुप्रीम कोर्ट? मुझे तो जाना था, क्लियर। नहीं जाने के लिए सारी कुछ की गई, लेकिन आपको रोक लिया गया? मुझे रोक दिया गया और बाद में बदर साहब को भी रोका गया। और जस्टिस कुरैशी की जो हालत की गई, दर बदर उनको किया गया एक जगह से दूसरी जगह। तो इसके पीछे आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल डिसीजन कि आपने जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे जो फैसला चाहते थे वो नहीं दिया, या आप अगर जस्टिस अंसारी ना होकर जस्टिस शर्मा होते तो आपके साथ यही हाल होता? शायद नहीं होता। कभी इस बात को आपने पब्लिकली कहा? नहीं, इत्तेफाक से बात निकल गई तो हमने बोल दिया। इनफैक्ट मैं कभी वकील बनना ही नहीं चाहता था। माय फादर वाज ए बैरिस्टर। वो चाहते थे कि उनका एक लड़का जो है वकील बन जाए, और मैं तो बनना ही नहीं चाहता। इतने दिनों से आप दिल में इस गुबार को लेके बैठे हुए थे, इतने सालों से। कर भी कह सकते हैं। इससे साबित होता है कि कम्युनलिज्म ये हो गया कि मुझे मेरा बोलना बंद हो गया, मैं बोल नहीं सकता था। इतना असर हो गया मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, जब मैं रिटायर होने के बाद आया तो उसी वजह से फिर पीजीआई में दिखाया मैंने। फिर उन्होंने कुछ टेस्ट किए, कुछ एक्सरसाइजेस दिए, तब मैंने दोबारा बोलना शुरू किया। नहीं तो मैं एक डेढ़ घंटे बैठा रहता था, लोग आते थे, बात करते थे, मैं कुछ हाँ यहाँ बस, इससे ज़्यादा नहीं बोलता था। इनक्लीज टेंशन ही नहीं होता था कि बोलूं। आप सदमे की वजह से, आपको इस प्रमोशन के ना मिलने से इतना सदमा हुआ कि आपकी आवाज बंद हो गई, मैं सही कह रही हूँ? ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं है। और इस बात को तो करीब 15 साल गुजर गए, 14-15 साल, 10 साल हो गया। 10 साल हो गए, 13 साल हो गया। 13 साल हो गए। ये 2013 नहीं, सॉरी, हाँ 13 साल हो गया। तो ये तो कांग्रेस पार्टी के वक्त की बात है, इसका मतलब? नहीं, जब मैं
चीफ जस्टिस नहीं बना, वो उस टाइम में मोदी साहब की सरकार आ चुकी थी। 2014 जब आपको नहीं बनाया गया चीफ जस्टिस, तो फिर आपका रिटायरमेंट पटना हाई कोर्ट से ही आप रिटायर हो गए आखिरकार। जो सुप्रीम कोर्ट आपके जाने की ख्वाहिश थी, जो आपका हक था, वो आपको नहीं मिला क्योंकि सांप्रदायिकता थी। नहीं, सांप्रदायिकता तो मैं नहीं बोलूंगा इस टाइप का। क्योंकि आपने कहा कि अगर आप मिस्टर शर्मा होते, हो जस्टिस सकता शर्मा है, तो वो होते, तो मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ, हो सकता है गोगोई साहब इतना नहीं होते, क्योंकि गोगोई साहब का जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट रहा, सब्सिक्वेंट टू हिज रिटायरमेंट, जिस तरह से उन्होंने मोदी सरकार के साथ मिलजुल के काम किया, उनके रिप्रेजेंटेटिव बन गए राज्यसभा में। अब लगता है कि शायद मैं अंसारी नहीं हूँ कि कोई शर्मा या फूकन होता तो मेरे साथ ये नहीं होता शायद। लेकिन जस्टिस अंसारी साहब, इसका तो मायने ये हुए कि हिंदुस्तान में आप न सिर्फ कि जब एक विक्टिम है तब आपके लिए समस्या है, लेकिन अगर आप एक वकील हों, एक जज हों, तब भी आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हो तो सकता है, लेकिन उस टाइम स्टेट को सामने आना होगा और विजिबल होना होगा। स्टेट कैसे एब्सेंट हो सकता है? अगर एक वकील को थ्रेट है, एक जज को थ्रेट है, एक फिटनेस को थ्रेट है, एक लिटिगेंट को थ्रेट है, तो स्टेट वहां से भाग जाएगा। ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है ना, टू प्रोटेक्ट, और एक जजेस की जिम्मेदारी प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। तो ये प्रिजर्वेशन चाइना के लिए थोड़ी को आके कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व करेगा, ना डिफेंड करेगा। ये तो सब इंटरनल है। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इज इंटरनल। तो इंटरनल में वो तो हमें डिफेंड करना है ना। तो हम जो जजमेंट दे रहे हैं, जो ऑर्डर दे रहे हैं, इज इट रियली प्रिजर्विंग द कॉन्स्टिट्यूशन? एवरी जज मस्ट आस्क, am I defending the constitution? Am I protecting the constitution? और फियर और फेवर का मतलब ये कि आप फेवर ना करें। आप फियर से भी अगर गलत डिसाइड कर रहे हैं, वो भी गलत है। आप तो दोनों चीज का ओथ लेते हैं ना, विदाउट फियर और फेवर। और जो जज डर जाता है, मैं समझता हूं वो जज नहीं हो, वो आदमी जज हो ही नहीं सकता जो डरता हो। ये तो आपको समझ लेना चाहिए, जिसके अंदर डर है। जैसे कल ही मुझे किसी ने बोला कि वो तो जूनियर ऑफिसर है, तो मैंने कहा जूनियर ऑफिसर है, गया तो जुडिशरी में है, क्योंकि उसके सेंस ऑफ फियर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सेंस ऑफ फियर में कोई फर्क नहीं। वो नीचे बैठा हुआ है, वो ऊपर बैठा हुआ है। आप खुद सोचिए, एक मुंसिफ जो है, एक चीफ मिनिस्टर है, बोलता है ये घर डिमोलिश कर दो, वो मुंसिफ इंजेक्शन दे के रोक सकता है ना, पावर तो है उसको। एक मैजिस्ट्रेट जो सबसे जूनियर है, अगर चीफ मिनिस्टर बोलता है इसको अंदर डाल दो 3 महीने के लिए, जैसे वो चिल्ला रहे थे आसाम के चीफ मिनिस्टर कि मैं जेल में सड़ा दूं, तो कोर्ट अगर सामने नहीं आएगा तो आदमी वाकई सड़ जाएगा। तो ये तो कोर्ट को डिसाइड करना ही है ना। तो जजेस आज के डरे हुए हैं? नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसके पावर को बोल रहा हूँ कि कितना पावरफुल है। वो चीफ मिनिस्टर के कब्जे में नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो है वो ही इज एक्सरसाइजिंग द पावर, ही इज नॉट सॉवरन, ही इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ लॉ, बट ही इज एक्सरसाइजिंग सॉवरन पावर। सॉवरन का जो पावर है वो एक्सरसाइज कर रहा है, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर को रोक सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस के केस में बोला कि जो है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो सेक्रेटरी लेवल का नहीं है, और इसलिए उनका जो है उनको इक्वेट किया गया था वो जॉइंट सेक्रेटरी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सेपरेट स्केल दिया ऑल टुगेदर कि ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक्सरसाइज कर रहा है, जो मिनिस्टर करते हैं। लेकिन जो सेक्रेटरीज वगैरह हैं, डिप्टी है, एसपी हैं, ये सब जो है दे आर ओनली असिस्टिंग द सॉवरन, दे आर नॉट सॉवरन। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा, आप ये कह रहे हैं कि जज, मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी मैंने आपसे सवाल उठाया था कि क्या जुडिशरी में ये जो जजेस हैं क्या वो सांप्रदायिक हो रहे हैं? आप कह रहे हैं कुछ जज कम से कम ऐसे हैं जो सांप्रदायिक हो रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या जज डर रहे हैं, क्या कुछ जज डर रहे हैं फैसला देते हुए, जो फैसला इस सरकार की नीति या राजनीति के खिलाफ जा रहा है? जो जजमेंट्स आ रहे हैं जिस तरह से और ऑर्डर, उससे ऐसा लगता है, जो हिंदी में बोलते हैं प्रतीत होता है, तो मैं बोलूँगा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है।
कि डर रहे हैं। हाँ, और ना डरेंगे तो क्या होगा? जस्टिस मुरलीधर बन जाएंगे, जस्टिस कुरैशी बन जाएंगे, और बहुत आगे बात निकल गई तो जस्टिस लोया भी बन सकते हैं। तो नहीं डरेंगे तो ये होगा। तो मेरे ख्याल से ठीक कर रहे हैं वो डर रहे हैं तो। नहीं तो फिर आप जज क्यों बनते हैं? आपको किसी ने फोर्स करके तो बनाया ही नहीं, आप अपने चॉइस से आके बने, मत बनिए। कम से कम वो जगह खाली तो रहेगी। हम एक सुप्रीम कोर्ट में जाएं जहां जजेस है ही नहीं, वो तो समझ में आता है, लेकिन जजेस हैं और जज का काम नहीं करेंगे आप, तो वो सिचुएशन तो आएगा नहीं जब जजेस नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका मतलब ये है कि जब जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट, वो जजेस की तरह बिहेव करेंगे, जजेस की तरह सोचेंगे, जजेस की तरह ऑर्डर्स पास करेंगे। तो एक जज को जो है वो भय भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए लालच भी नहीं होना चाहिए, ना, और सांप्रदायिक भी नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल। जज होगा। बहुत दबाव मुझे लगता है फिलहाल जजों पर है, जैसी समाज और राजनीति है। मैं आपसे आखिरी कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आप ये बताइए कि एक ऐसे दौर में जहां गरीब मुसलमान बहुत बुरी तरीके से पिस रहा है, सत्ता के बूट के नीचे उसका गला दबा हुआ है, हर तरफ से पिस रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, कारोबार नहीं कर सकता, स्कूल कॉलेज जाने के लिए पैसा नहीं है, जान माल का भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी आपका घर बुलडोज हो सकता है, कभी आपके साथ लिंचिंग हो सकती है। ऐसे में आपके जैसे जो पढ़े लिखे मुसलमान जिनको ये मौका मिला कि वो एक चीफ जस्टिस की पोजीशन पर जाएं, आप इन पूरे हालात को किस तरह से देखते हैं, खासकर गरीब मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, वो लोग तो हम जैसे लोगों को देखते हैं, तो उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमें उस पर खरा उतरना चाहिए। हमें जाके दौड़ते हुए, क्या नाम है उनका, दोवल साहब को जाके मिलना नहीं है, ये तो हमें उनको स्ट्रेंथन करना है, उनको बोलना हम आपके साथ खड़े हो रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। कितने लोगों को सरकार जेल में डालेगी और कितने दिनों तक डालेगी? उमर खालिद को आज अंदर रखा है, लेकिन जस्टिस नागारत्ना ने इंडिकेशन दे दिया ना कि ये गलत है। और वैसे भी ये कानूनन समझ लीजिए कि अगर कानून के मुताबिक, स्टैट्यूट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर अगर कोई प्रोविजन है या राइट है या पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर है। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून बनाया कि जो हाई कोर्ट में 226 और 227 जो रिट जुडिक्शन जिसको बोलते हैं, हालांकि 227 इज नॉट रिट जुडिक्शन, इट इज सुपरवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो आप जो है उसमें, तो वहाँ जो है वो जो केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के होंगे वो वहाँ नहीं जाके ट्राइब्यूनल में जाएंगे, जिसको आजकल हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया कि आप 226, 227 का पावर ले ही नहीं सकते हैं कोर्ट से। दैट इज एन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप कानून बना के उसको डिफीट नहीं कर सकते। कानून ये है कि आप किसी भी फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनली आप एक बियॉन्ड लिमिट आप किसी को नहीं रख सकते। एक रीजनेबल पीरियड तक होगा। और आपने बोल दिया 6 साल गुजर गए, आप बोल रहे 1 साल बाद आओ। ये कौन से कानून में लिखा है 1 साल बाद आओ, हम तुम्हारी बात नहीं सुने? मतलब 1 साल तक तो अपील भी नहीं कर सकते। कोर्ट कैसे बोल सकता है कि मैं अपना रास्ता तुम्हारे लिए बंद कर सकता हूँ? ये आदमी जो नहीं समझता होगा वही ये बात कर रहा होगा। कोई जज तो ये नहीं बोल सकता कि हम तुम्हें नहीं सुनेंगे, तुम मेरे पास मत आओ, हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। कैसे होगा? ऐसे नहीं कह सकते जज। मैं वापस जाती हूँ आपकी बात से जफर सरेशवाला, जिनके साथ मैंने इंटरव्यू किया, और वो 14 जो सम्माननीय माननीय मुसलमानों को लेकर गए अजीत डोवाल जी के पास, उसी का आप रेफरेंस शायद दे रहे हैं, उसी की आप बात कर रहे हैं। अब क्या करें मुसलमान? ये वाला सवाल मैंने उनके सामने भी रखा। उन्होंने कहा कि मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो मोदी सरकार और मुसलमानों के बीच एक पुल बनाने का काम कर रहा हूँ। जो लोग नीतियों को तय कर रहे हैं इस देश में, उनके साथ जाके उनके पास बैठकर तमाम मुद्दों से उनको अवगत कराया जा रहा है और एक सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है। आपको क्या समस्या है इसमें? देखिए, बात करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन सब बन गए हैं प्लेटफॉर्म्स में, जहाँ लोग चाहते हैं कि आरएसएस से बातचीत की जाए।
या इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बातचीत की जाए। लेकिन ये है कि आप जब जाते हैं तो आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाते हैं। द मोमेंट यू से दैट आई रिप्रेजेंट द मुस्लिम्स, तब आपको बोलना हु आर दोज मुस्लिम्स हु हैव अलाउड यू टू रिप्रेजेंट देम। आप किसके रिप्रेजेंट होने के लिए, क्योंकि कल को आप कुछ डिसाइड करके आ जाएंगे तो क्या मुसलमानों के ऊपर में बाइंडिंग होगा? और आप बोलते हैं कि हम उनसे बोल रहे हैं इसलिए गए थे सिर्फ कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। जो मैंने इंटरव्यू सुना, लेवल प्लेइंग फील्ड आप दोवल से मांग रहे हैं, जो बोल रहा है कि यंगस्टर्स को, जो आज यूथ है, कि हम बदला नहीं का टाइम आ गया है, उससे जाके आप बोल रहे हैं कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। आप बोलते हैं मैं कोई फेयर नहीं करना चाहता हूँ। बड़ा अजीब का बात है। अहम बात आपने कही है। उन्होंने कहा कि हम हजारों साल से दबे रहे और अब ये वक्त आ गया है, अपने नौजवानों को उन्होंने कहा कि बदला लेने का वक्त आ गया है। लेकिन अगर वही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं तो बात किससे करेंगे? चाहे वो बदला लें, चाहे कदमों में बिछना पड़े, बात किससे करेंगे अगर वही हैं तो? नहीं, बात तो करनी पड़ेगी, वो मैं भी मानता हूँ, उनकी बात करनी पड़ेगी। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि मुझे ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, कुछ नहीं देगा। क्यों देगा? उन्होंने कहा 2 घंटे तक डोवाल साहब ने उनकी बात सुनी। अगर 4 घंटे भी सुन ले तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? 2014 से जो हालत है इंडिया की, वो हम सब देख रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं, सभी एग्री कर रहे हैं कि व्यूज मस्ट बी एक्सचेंज बिफोर ईच अदर। नहीं तो किससे बात हो? मान लेते हैं, पहले आप कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, चलिए मान लेते हैं कि वो नहीं है, तो कौन है? कौन है मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव, पहली बात। और सरकार का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? सरकार में किससे बात की जाए और मुसलमान कौन सा जाए? सरकार में बात करने के लिए तो एवरी मिनिस्टर इज प्रेजेंट, एवरी सेक्रेटरी इज अवेलेबल। चलिए मान लेते हैं। लेकिन मुसलमानों को जब आप रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ ए मैकेनिज्म टू से आई एम रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम। लेकिन कैसे? कौन सी तरकीब होगी? वो कौन सी ऐसी तरकीब होगी जिससे छन के निकल के वो लोग निकलेंगे जिनको ये माना जाएगा कि हाँ, इनको माना जाएगा कि ये नुमाइंदे हैं मुसलमानों के? वो बॉडी बनाइए आप तो फ्री हैं। जफर सुरेश वाला भी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? बॉडी बनाइए, हिंदुस्तान में मुसलमानों को बोलिए कि हम आपको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मुसलमान बताएंगे करेंगे नहीं करेंगे। वोटिंग होनी चाहिए? वोटिंग तो नहीं चाहिए, इसके लिए आप मीटिंग कर लीजिए, वही काफ़ी है। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ ना। आप बनेंगे एक मेंबर उस कमेटी के? उन लोगों में आप शामिल होंगे? मुश्किल है, क्योंकि एक जज के हिसाब से एक लिमिट से बाहर शायद जाना ठीक नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि मैं अगर कर सकूँगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कभी सोचा नहीं कि किस तरह के लोग होने चाहिए फिर? जो पॉलिटिक्स में है, जो कॉमर्स में है, जो इंडस्ट्री में है, कर सकते हैं। तो आपको गुस्सा आया जब आपने ये सुना कि जफर सरेशवाला 14 लोगों को लेकर पहुंच गए अजीत डोभाल से मिलने के लिए? क्यों आया गुस्सा आपको? इसीलिए कि आप गए हैं और उससे ये मांग रहे हैं जो वो देगा ही नहीं। इसका मतलब आप किसी और मकसद से गए हैं, और आप बोलते हैं हमने कोई बात ही नहीं की, तो फिर क्या फायदा? वो क्या देगा? हाउ ही विल क्रिएट ए लेवल प्लेइंग फील्ड? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कैनॉट। यू आर सो क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर, व्हाई डोंट यू टॉक टू द प्राइम मिनिस्टर? देखिए, उन्हीं के नुमाइंदे हैं डोभाल, तो प्राइम मिनिस्टर के ही नुमाइंदे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर से नहीं तो मिले तो सुरेश वाला डोभाल भी साहब से तो मिले। बोलते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर से बहुत क्लोज हूँ। वो तो एक बार ऐसे ही बोल रहे थे जैसे गुजरात में सभी कुछ है, कोई कमी नहीं है, कोई डेफिशिएंसी किसी एरिया में नहीं है, कोई भेदभाव भी नहीं है, भेदभाव भी नहीं है, सब ठीक चल रहा है। तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? जफर सरेशवाला को नहीं मिलना चाहिए और दूसरे लोग जाके मिलें, नहीं, लेकिन डोभाल जफर साहब से सरेशवाला को भी मिलना चाहिए और डोभाल साहब से ही मिलना चाहिए। डोभाल साहब से भी मिल सकते हैं आप, लेकिन सिर्फ डोभाल साहब से मिलके आप क्या करेंगे? आपने किसी को सिलेक्ट किया और जाकर उनसे मिल गए। मैं ये समझता हूं कि अगर मिलना है तो आप मुसलमानों से बात कीजिए इन जनरल, नहीं तो आप अपने गुजरात के मुसलमानों से बात कर लीजिए। आप पूरे हिंदुस्तान को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? सारे गुजरात के मुसलमानों का आप रिप्रेजेंट कीजिए। वो तो बोल रहे हैं कि मैं नहीं करता रिप्रेजेंट,
लेकिन मैं मुसलमानों के काम कर रहा हूँ, ये क्या मतलब हुआ? तालीम और तरबियत नाम से एक कार्यक्रम भी चलाते हैं वो, जिसमें मोदी सरकार के मंत्री सांसद सब लोग जाते हैं, जो वो ये तालीम और तरबियत का कार्यक्रम चलाते हैं। तो इसका मतलब एंगेज तो कर रही है मोदी सरकार मुसलमानों से, चाहे जफर सरेशवाला के थ्रू ही कर रही है, लेकिन एंगेज तो कर रही है। तो ये तो आई वॉश है ना। उस आई वॉश से आप क्या अचीव कर सकते? कुछ नहीं अचीव कर सकते। दिखावा है। जफर सरेशवाला तो आज बहुत दिनों से कर रहे हैं। तो ये सब सिर्फ दिखावा है, आपको लगता है? बिल्कुल। अब मुझे बताइए जस्टिस अंसारी कि अब आखिरी सवाल आपसे, बिल्कुल, कि आपके जैसे लोगों के पास भी मुसलमान पहुंचते होंगे, कहते होंगे कि हमें बचा लीजिए, हमारा घर तोड़ा जा रहा है, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, या हमारे खिलाफ केस हो रहा है। ऐसे में आप क्या करते हैं? और मुझे कोई ऐसा कोई 3 सूत्री कार्यक्रम तो मुझे बता दीजिए जो भारत के मुसलमान जिसको फॉलो करें, जिससे जो भारत अभी फिलहाल है वही मौजूदा जो हमारी राजनीतिक, सामाजिक और जुडिशरी की जो हालत है, उसी दौरान क्या करना चाहिए मुसलमान को? देखिए, हम जैसों के पास नीचे के तबके से मुसलमान आते हुए डरेगा, क्योंकि वैसे भी जजेस जो है इंसुलर थे ना। हम तो अपनी सोसाइटी में रहते थे। तो पर्सनली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा तो मुझे इस पर होप नहीं कि लोग मेरे पास में आएंगे। मुझे लोगों के पास जाना पड़ेगा, ये मेरा सोचना है। दूसरा ये है कि बातचीत हो, उसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन बातचीत ऐसे हो जिसमें कोई मीनिंगफुल हो। आप सिर्फ मुसलमानों को एंगेज करके रखें, दिमागी तौर पर कि बातचीत चल रही है, उससे फायदा नहीं होगा। ये बात छोड़ दीजिए आप कि बातचीत नहीं, मैं कह रही हूँ और क्या होना चाहिए। कोई ऐसा 3 नुकाती, 3 सूत्री कोई कार्यक्रम दे दीजिए कि ये करें मुसलमान तो इस दौर को पार पा लेंगे, इस पुलसरात से होके गुजर जाएंगे। बड़ा मुश्किल सवाल पूछा आपसे, ये सोचने वाली बात है। एक तो मैं यही बोलूँगा, पता नहीं वो रेलेवेंट बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, कि मुसलमानों को पढ़ना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैंने एक दिन सोचा कि मैं इतनी किताबें अब लाइब्रेरी से ला के पढ़ गया और आरएसएस, लेकिन जब मैं जवान हुआ था या जज था या चीफ जस्टिस बना, तब तो एक भी नहीं पढ़ा। इसका मतलब आज ये रेलेवेंट है जो पहले नहीं था। इनके बारे में भी जानना रेलेवेंट है। इसी तरह शायद जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि वो क्या है, क्या करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। तो एक तो हमारा फील्ड ऑफ नॉलेज जो है उसको वसी करना होगा, बढ़ाना होगा, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरे ये है कि कितना डरोगे भाई, डरना बंद कर दो। एक तो मालूम है ना कि जब अगर आप मुस्लिम हैं तो ये भी सही है कि जो भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, तो जब तक वो नहीं चाहेगा आपको कोई नुकसान नहीं होगा। फिर आप क्यों डरते हैं? वो भी तो ज़माना था जब मुसलमान नहीं डरते थे, बिल्कुल नहीं डरते थे। लेकिन वो ज़माना तो हाँ इसी दुनिया में आया, ऐसा तो नहीं कि नहीं आया। और मुस्लिम्स बहुत प्रिंसिपल में रहते थे। जैसे आपको एक वाक़या सुनाऊं, आप जानती भी होंगी। हज़रत उमर ने जब इज़राइल को फतह किया, वहाँ एक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया ईसाइयों के साथ, क्योंकि वो ईसाई के कंट्रोल, क्रिश्चियंस के कंट्रोल में था। तो हमारे यहाँ शुक्राना का नमाज पढ़ते हैं, तो हज़रत उमर भी शुक्राना का नमाज 2 रकात पढ़ना था, तो उन्हें बाहर शुक्राना की नमाज पढ़ाई। मुसलमान बहुत खफा हुए कि हम लोग जीत गए, हमारा खलीफा बाहर नमाज पढ़ रहा है। और क्रिश्चियंस भी बड़े सरप्राइज थे कि ही इज़ द विक्टर एंड ही इज़ सेइंग हिज प्रेयर आउटसाइड द मॉस्क। तो उन्होंने पूछा, दोनों ग्रुप ने, तो हज़रत उमर ने बोला कि मैंने इसलिए नमाज बाहर पढ़ी क्योंकि हम लोगों के अंदर एक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। मैं ये नहीं चाहता कि फ्यूचर में कोई मुसलमान बोले कि इसके अंदर हमारे खलीफा ने ये मस्जिद में नमाज पढ़ी है, ये हमारी है। ये लेवल होना चाहिए मुसलमानों का। आप अपना दिल भी बड़ा रखें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों ने मंदिरें नहीं तोड़ी, वो भी गलत होगा बोलना। तो अगर ऐसा कुछ है आप उस फैक्ट को मानिए,
लेकिन अगर वो घुमा फिरा के सिर्फ ये कि एक प्रोजेक्ट निकाला जा रहा है मुसलमानों को रगड़ने के लिए या बदनाम करने के लिए, तब आपका एतराज़ करना, आपका गुस्सा करना बिल्कुल जायज़ है। तो पढ़ना चाहिए मुसलमानों को, उनको डरना नहीं चाहिए। और आखिरी बात, जो मुसलमानों के अंदर में जो लोग, उसका उर्दू तो मैं नहीं समझ में आ रहा है, जो उनके कॉज को एडवांस कर सकते हो, जैसे वकील, वकला जिसको हम बोलते हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो पब्लिक सर्विस में रहे हैं, जी। इस टाइप के लोगों को, जो बिजनेसमैन हैं, जिनके पास ऊपर वाले ने कुछ पैसे दिए हैं, इन सबको आगे बढ़ना होगा। और जो दबे हुए मुसलमान हैं उनको उठाना होगा, उनके पास पहुंचना होगा। ये एक्सपेक्ट करना कि एक चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड है, उसके पास लोग पहुंच जाएंगे, बड़ा मुश्किल है, नहीं पहुंच पाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि वो लोग जो अभी भी ताकतवर हैं, जिनके पास अभी भी रिसोर्सेज हैं, उन्हें मुसलमानों तक पहुंचना चाहिए, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस अंसारी साहब इस पूरी बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। उम्मीद है कि कुछ कम से कम समझ हमारे लोगों में आई होगी, खासकर वो लोग, न सिर्फ कि गरीब मुसलमान बल्कि हर गरीब जो आजकल पिसा जा रहा है, कुचला जा रहा है, कि ये इस तरह की रणनीति होनी चाहिए इस तरह के हालात से दो चार होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।